दोस्तों, ये है अड्डेबाजी का 19वां एपिसोड और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत का संविधान के बारे में, संविधान की विशेषताएं एवं आलोचनाओं के बारे में। अक्सर संविधान के आलोचकों द्वारा, भारत के संविधान पर आलोचकों या टिप्पणीकारों द्वारा ये आलोचना की जाती है कि भारत का संविधान एक कार्बन कॉपी है या कॉपी पेस्ट है। तो इस पर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर कुछ इस प्रकार कहते हैं कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व के इतिहास में आज निर्माण किए जाने वाले संविधान में क्या कोई नई बात हो सकती है। जब पहला लिखित संविधान बनाया गया था तब से 100 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुके हैं। उसके बाद अनेकों देशों ने अपने संविधान को लेखबद्ध किया है। इन तथ्यों को जानकर सभी संविधान के मुख्य उपबंध एक से दिखाई पड़ते हैं। यदि कोई नई चीज है तो वह यह है कि इतने वर्षों बाद बनाए गए इस संविधान में उन दोषों को दूर करने के लिए अपने देश की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं संविधान की विशेषताओं एवं आलोचनाओं पर। विशेषताएं एवं आलोचना की बात करें तो यदि हम विशेषताओं पर देखें तो संविधान की विशेषताओं में एक दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। इसमें नम्यता और अनम्यता का समन्वय है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ एक संघीय व्यवस्था है। सरकार का इसमें संसदीय रूप की बात की गई है, लेकिन कभी कभार ये संघीय रूप में भी देखा जाता है। आप जब संवैधानिक विकास की बात पढ़ेंगे या इमरजेंसी के दौर की बात करेंगे तो वहाँ पर ये एक संघीय रूप में आ जाता है। फिर हम संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय की बात है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र निकाय और सहकारी समितियां, ये सारी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। अब चलिए यदि आलोचकों की बात करें तो संविधान की आलोचना में सबसे बड़ी आलोचना जो कि इसे आलोचकों द्वारा इसे उधार का संविधान कहा जाता है, 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। ये एक काफ़ी ही हल्की फुल्की बात है कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है, क्योंकि 1935 का जो आया था वो एक सिर्फ अधिनियम था, वो पूरा कानून नहीं था। अभारतीय अथवा भारतीयता विरोधी, पता नहीं ये लोग ऐसी आलोचना कहाँ से कैसे करते हैं। चलिए इस पर भी डिस्कस करेंगे। गांधीवाद से दूर संविधान, महाकाय आकार और वकीलों का स्वर्ग। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि संविधान सभा में मतलब पेशेवर वकीलों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, B.R. अम्बेडकर हो, K.M. मुंशी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, ऐसे बहुत सारे, मतलब यहाँ पर अधिकतम वकील ही थे। तो दोस्तों ये था आज हमारा ये परिचय। तो चलिए वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में आपको लिए चलते हैं, जहाँ हम लोग संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे मित्र राज मल्होत्रा। नमस्कार दोस्तों, ये है अड्डेबाजी और अड्डेबाजी में हम आज बात करेंगे संविधान की विशेषताओं पर, और विशेषताओं के साथ साथ हम आलोचनाओं को भी देखेंगे। तो आप दोस्तों देख रहे हैं अड्डेबाजी का ये नेक्स्ट दूसरा सेगमेंट, जिसमें हम संबंधित मुद्दे पर बात करते हैं। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो है संविधान की विशेषताएं एवं आलोचना, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे चिर परिचित राज, जो कि राज मल्होत्रा से अभी कटप्पा बन गए हैं। राज। नमस्कार दोस्तों। हमारे दोस्त ऐसे ही आलोचना करते रहते हैं, राज को कटप्पा बोल देते हैं। आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, एक्चुअली हम कटप्पा का भाई नहीं है। हाँ हाँ चंदू। तो चलो अब हम सीधे मुद्दे पर पहुंचते हैं। तो जैसे संविधान की आलोचना, मतलब हालांकि जो भारत का जो लोकतंत्र है या फिर लोकतांत्रिक संरचना है, इसमें आलोचनाओं को सबसे ऊपर रखा गया है। चाहे सरकार की कोई फैसला हो या फिर खुद संविधान ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी चलिए आज हम इस पर बात करेंगे कि संविधान की आलोचना किन किन मुद्दों पर होती है और संविधान की विशेषताएं क्या है। हम जिनको वास्तव में जिनको विशेषता कहते हैं, आलोचना भी उन्हीं की होती है। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारा कि भारत का संविधान की जो एक विशाल संविधान है, इसकी इतनी विशालता, इतना विशाल क्यों है? इसकी विशालता का कारण क्या है? क्या वजह है कि भारत का संविधान इतना विशाल है? राज। देखिए, विशालता से पहले आपको थोड़ा सा भारत की परिस्थिति पर ले चलेंगे, क्योंकि जो उस समय टाइम फ्रेम था, उस समय जो परिस्थितियां थी, तत्काल परिस्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय भारत के पास, जिस समय आजाद हुआ था 1947 में, तो आपने देखा होगा कि उस समय एकदम नया नया हम आजाद हुए थे।
नई नई व्यवस्था मेरे पास थी, संवैधानिक व्यवस्था या फिर संसदीय व्यवस्था। हम संसदीय व्यवस्था से परिचित तो थे, बहुत सारी जो है ना मतलब तत्कालिक तत्कालिक चुनौती किस प्रकार की आपने देखी होगी कि जो हमारे देश आजाद हो रहा था तो उस समय जो हमारी आर्थिक स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी, और हम जो है कई सारी चीजों से जूझ रहे थे। जो सांप्रदायिक दंगा आपने देखा होगा, या फिर जो विभाजन की त्रासदी थी वो देखा होगा आपने। दूसरी तरफ जाति, लैंगिक भेदभाव, भाषा भेदभाव, इन सब चीजों से हम जूझ रहे थे। और वहां पर जो है कुछ और भी चीजें, मतलब कि अन्य चीजों को भी आप देखेंगे अंदरूनी हिस्सों में हो रही थी, तो उन सब चीजों से जूझ रहे थे। और हमारा जो है हमें संवैधानिक विकास को किस तरीके से और एक जो है संसदीय व्यवस्था को किस तरीके से इनको लेकर के चलना था, ये हमारे लिए जो है विशेष चुनौती थी। अब हम बात करेंगे आपकी विशालता क्यों थी। आपने कहा कि बहुत बड़ा संविधान है हमारा, तो उसका कारण मैं बताऊं। हमारे देश जो है ना, एक एक तो भौगोलिक स्थिति में बहुत बड़ी है, और डाइवर्सिफाई है, विविधताओं से परिपूर्ण है। परिपूर्ण नहीं, बिल्कुल। विविधता जो है एक तरह से ये यूं कह लें कि विविधता बहुत बहुत है। बहुत ज्यादा विविधता है यहाँ पर। हाँ, अब वो एक कहावत हम लोगों ने कही थी ना कि कोस कोस पे बदले पानी, तीन कोस पे वानी। तो मतलब इस तरह की बात होती है। मतलब इतनी विविधता आप सोच सकते हैं, भाषा में चेंजिंग, पानी में चेंजिंग, पहनावा में चेंजिंग, खान पान में चेंजिंग, सब कुछ में चेंजिंग आपको दिखाई देगा। मतलब तो इतना सब ऐसी विविधता है हमारे देश में कि हमारे पास 22 राजभाषाएं हैं। अब जाहिर है कि 22 राजभाषाएं तो उससे जुड़े प्रावधान भी होंगे, अपने आप ऑब्वियसली, में एक संहिता है वो। तो जिस समय ये संविधान हम बना रहे थे ना, तो उस समय जो संविधानविद थे उसने लगभग लगभग 60 देशों के संविधान को मतलब अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद यहाँ तक पहुंचे कि अब हम संविधान लिखने के कगार पर आ गए। तो आप जब 60 देशों के संविधान का अध्ययन करेंगे तो ऑटोमेटिक बात है कि बड़ा हो ही जाएगा संविधान। देखिए, दूसरी जहां बात, तक संविधान के अध्ययन की बात है, इस पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि आज जब हम भारत का संविधान लिख रहे हैं, आधुनिक संसार में इससे 100 साल पहले संविधान लिखे जा चुके हैं, और आज तमाम देशों में संविधान लिखे जा चुके हैं। ऐसे में उन संविधानों से खुद को अप्रभावित रखना ये लगभग असंभव है, और मतलब एक तरह से एक तो असंभव भी है और सही भी नहीं है, बिल्कुल गलत भी है ये। अब यदि हम बात करें संविधान की, तो संविधान बड़ा होने का, उस समय जो राज्यों की कैटेगरी थी, A B C, अलग अलग कैटेगरी थी राज्यों की। उसके अलावा जो अलग अलग राज्य थे, अब आप देखते हैं कि हमारे पास राज्यों का संविधान और केंद्र का संविधान दोनों एक ही संविधान है। अमेरिका की तरह या अन्य देशों की तरह हमारे पास अलग अलग संविधान नहीं है, इसलिए भी तो संविधान अपने आप में एक बड़ा रूप लिए हुए है। हमने हमने क्या किया ना, इसमें प्रशासन के साथ साथ, यानी प्रशासन को तो मेंशन किया ही किया, साथ साथ इसमें फंडामेंटल राइट, DPSP, सुप्रीम कोर्ट, ये सारा कुछ जो न्यायिक व्यवस्था है वो सारा कुछ को लिखित कर दिया। हमारा संविधान जो है एक लिखित अवधारणा पर जो है मतलब क्या कहते हैं, लिखित अवधारणा पर जो है चलती है। मतलब ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश शासन के तहत जो है, जैसे ब्रिटिश लंदन में चलता है कि वहां पर जो है अलिखित संविधान है, मौखिक मतलब एक संविधान है। परंपराओं के आधार पर वो काम करते हाँ, हैं। परंपराओं के आधार पर चलता है, यहाँ पर सारे कुछ लिख दिए गए। तो इसलिए संविधान तो बड़ा होना लाजमी है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि यहाँ राज्यों और देशों, मतलब सेंटर और जो स्टेट हैं, उन सब के जो है एक ही संविधान। हालांकि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का संविधान भारतीयों से मतलब सेंटर से अलग था, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर का कोई अस्तित्व नहीं रहा, अलग था। तो इस लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था, हालांकि यदि आप जम्मू कश्मीर के संविधान की बात करें, तो वो भी तो भारत के संविधान का एक हिस्सा ही था। हिस्सा था, मतलब उसको भी हमने लिख दिया था। लिख दिया था, एक्चुअली वो लिख दिया था पहले से उसमें। लिखा हुआ था, तो हमने उसे अडॉप्ट कर लिया अपने साथ में। तो, तो वो भी लिखा तो हमने, तो वो एक तरह से संविधान बड़ा होगा ही ना।
हाँ हालांकि जिस समय संविधान लिखा गया था तो उस समय कुछ कमियां थी हमारे संविधान में, तो धीरे धीरे उसको जो है सुचारू रूप से हम लोग आगे बढ़ाते गए और जो है ये संविधान बहुत सारी संशोधनों द्वारा चीजें। उसको पूरा किया जाता रहा। अब आप हाँ बात बिल्कुल। करेंगे, अब ऐसे में यदि हम यहाँ पर एक विविधताओं वाला देश है, अलग अलग भाषाएं हैं, अब एक ही संविधान यदि लागू किया जाए तो अब वही संविधान कश्मीर के लिए, वही एक जैसा यदि आप असम की या म्यांमार के असम की बात करें या फिर वो नागालैंड की बात अंडमान करें, अंडमान अंडमान निकोबार की निकोबार बात की करें। बात करें, तो वो अलग, वो संभव नहीं है। क्योंकि यदि आप गोवा, यहाँ भारत में देखेंगे दो देश, यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। हाँ, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन गोवा में और नागालैंड में यहाँ दोहरी नागरिकता है। हाँ, जो गोवा के नागरिक हैं वो ऑटोमेटिकली पुर्तगाल की भी नागरिकता ले सकते हैं, और नागालैंड के जो नागरिक हैं वो नागालैंड के जो है वो ऑटोमेटिकली वो म्यांमार के भी नागरिक हो सकते हैं। लेकिन रहेंगे वो भारतीय ही। हाँ देखो, तो यही तो है अब आप यही तो संविधान को विविधतापूर्ण बनाने की जरूरत हो पड़े ना। आप यदि नागरिकता की बात करते हैं, नागरिकता में देखिए यहाँ पर कैसी आ गई, आप एक से कहते हैं एकल नागरिकता, यहाँ 3 तरह की नागरिकता आ गई, राज्य की तो नागरिकता है। इस इसलिए हमारा संविधान जो है ना पूरी तरीके से पूर्ण रूप से लिखित है, तो उसमें सारा कुछ जो है ना मेंशन कर दिया गया है, एकदम एकदम टू दी पॉइंट जो है ना मेंशन कर दिया गया है। 370, यदि वैसे फिर देखेंगे 370 के बाद ये 371 की बात करें, 371 में भी ABCDEFGHI J तक अलग अलग है, अलग अलग धाराएं उसमें जोड़ दिया गया है। सभी स्टेटों को उसमें जो है क्लियर कर दिया गया है, खास करके नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों को, सेवन सिस्टर वाले स्टेटों को। माफ कीजिएगा, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो है वो 372 में आएंगे, 372 में, जबकि 371 में हमारे ये स्टेट आएंगे, पंजाब होगा, राजस्थान, अच्छा। गुजरात, हाँ, ये जो हरियाणा। हरियाणा नहीं, ये जो कोस्टल स्टेट्स हैं अच्छा और जो अच्छा। पाकिस्तान से लगने वाले सीमाएं हैं। तो चलिए अब आगे हम, तो ये था। तब अब सीधे हम चलते हैं अब अगले सवाल की ओर, ज्यादा आज हम लंबा इधर उधर नहीं खींचेंगे। यदि भारत के संविधान की बात करें तो अक्सर ये कहा जाता है कि ये नम्य संविधान है। बिल्कुल। मतलब ये, इसको काफी मरोड़ा जा सकता, थोड़ा मरोड़ा, लेकिन कभी कभार ये बिल्कुल अनम्य हो जाता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर लिए एक यूनिटरी, फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी स्ट्रक्चर में आ जाता है। इस पर क्या राय है, भारत के संविधान को नम्य कहेंगे या अनम्य कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम नम्य और अनम्य आपको क्लियर कर दें कि अनम्य और नम्य होता क्या है। अनम्य का मतलब होता है कठोरता, जो कठोरता लिए कठोर हुए रहते संविधान। हैं, हार्डनेस। तो उसमें क्या होता है कि जिसमें संशोधन करना लगभग असंभव रहता है, उसको अनम्य संविधान बोलते हैं। जैसे जैसे अमेरिका का संविधान, जैसे हमारा 1935 का संविधान था। जैसे अमेरिका का संविधान, नहीं हमारे 1935 पास का तो कोई संविधान, 1935 में हम थे ही नहीं, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में जाकर के, और तब हमारी जो है ना भारत कुछ। जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर आया गया था, उसके तहत जो वो एक संविधान नहीं था, छोटा मोटा, हाँ, उसकी मिनी स्थिति तो कॉन्स्टिट्यूशन वैसे आप ही बोल थी। सकते हैं, लेकिन आप वही संविधान तो अभी भी लागू है, काफी चीजें उसी से मिलती जुलती हैं। मिलती जुलती है, लेकिन इसमें उस वो जो स्थिति थी, जो संविधान संशोधन की उसमें प्रक्रिया थी, यहाँ सिर्फ प्रस्ताव रख सकते थे, उसको पास होना वहां से ब्रिटेन से पास होना था, वहां की संसद से, तो वहां के वही क्राउन के बात हो पास। गई ना, वही बात हो गई ना, ब्रिटिश शासन थी उस समय, भारतीय हम्म, शासन नहीं थी। नहीं थी। भारतीय शासन होती तो भारतीय शासन में देखिए, तो हम बात कर रहे थे अनम्य की। अनम्य हम्म, शासन को होता है, अनम्य जो संविधान होता है जो कठोरता लिए हुए रहता है और लगभग संशोधन करना मुश्किल होता है, जैसे अमेरिका का संविधान। हाँ यूएसए का संविधान। वही अगर हम जो है सम्य की बात करेंगे, नब्बे की। नम्य की बात करेंगे, जो कि एकदम लचीला संविधान जिसको कहा जा सकता है, फ्लेक्सिबल, वहां पर हम बात करेंगे कि जो संविधान आसानी से जिसमें संशोधन किया जा सकता है, उसको नम्य संविधान बोल सकते हैं। जैसे कि आपका ब्रिटेन का संविधान ले लीजिए, ये होता है नम्य और अनम्य में अंतर। अब हम बात करेंगे इंडिया की, तो भारत में क्या है, ये दोनों चीज हो जाते हैं, नम्य भी अनम्य भी। और ये एक हमारे संविधान की अद्वितीय, मतलब एक तरह से कहिए क्या प्रकृति है, अद्वितीय विशेषता है। प्रकृति। हाँ, और विशेषता है, अद्वितीय विशेषता है ये कह सकते हैं आपकी, क्योंकि ये क्या करता है ना, परिस्थिति के हिसाब से जो है अपने आप को ढाल लेता है। अब अगर इमरजेंसी के दौर में देखेंगे आप, तो इमरजेंसी में ये एकात्मक हो जाता है, और और काफी जैसे कठोर हो ही, जाता है। हाँ, काफी कठोर हो जाता है, और जैसे ही मतलब स्वतः हो जाता है, ऐसा नहीं कि कोई
कहीं से प्रेशर किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब स्वतः हो जाता है। और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है और फिर से संघीय हो जाता है। कुल मिला तो के एक इस ऐसा B.R. अम्बेडकर के शब्दों में यदि हम बात करें तो भारत का संविधान वैसा बिहेव करेगा इसको जैसे इसको लागू करने वाले लोगों का बिहेवियर होगा। बिल्कुल, और इसलिए इसको हम लचीला कह सकते हैं। लचीला कहने का एक मतलब और भी है कि इसमें क्या किया गया है ना, कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो हम दो तीन प्रक्रिया के तहत देखते हैं। एक तो है क्या कि जो राज्य और सेंटर, ये दोनों से जो रिलेशन में अगर कोई संबंध है तो उसको हम जो है विशेष बहुमत से पारित करते हैं, और आधे राज्यों से जो है सहयोग लेते हैं, उनका भी जो है बहुमत। तो यहाँ पर वहां पर कहते हैं कि 2/3 से बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत से उसको पारित करवाते हैं। और वहीं काफी सारे ऐसे प्रोविजन हैं जहाँ की हम साधारण बहुमत से पारित कर देते हैं। साधारण बहुमत का मतलब है कि जितने सदस्य हैं 50+, जो वोटिंग करने वाले सदस्य उसका आधा, आधे से एक अधिक। बस अब यहाँ देखिए कि अब एक तो विशेष बहुमत से जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां, और बाकी ज्यादातर संशोधन जो है हम कर देते हैं साधारण बहुमत से। इसलिए कहा जाता है कि हमारा संविधान जो है ना फ्लेक्सिबल ज्यादा है। और आपने देखा भी होगा, कुछ उदाहरण देकर के भी मैं बताना चाहूंगा, जो 42nd जो अमेंडमेंट थी 1976, 1976 में, हाँ 1976, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यस, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें काफी ज्यादा संशोधन किए गए थे, उसी में जोड़े गए थे। आप अगर देखेंगे ये जो प्रियम्बल में हमने पंथ निरपेक्ष या समाजवाद या फिर जो है अखंडता जोड़ा, समाजवाद, ये सब अखंडता जोड़ा, तो ये जो है इसी में जोड़ा, बहुत सारी चीजें उसमें कहा, इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे। तो इसलिए फ्लेक्सिबल। मैं जी यहाँ पर एक क्लियर कर देना चाहूंगा, क्योंकि प्री जैसे कई बार प्री में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1976 का जो ये 42वां संविधान संशोधन था, इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, यही मैं बोल रहा था। चलिए, तो और इस पर कुछ नम्य और अनम्य। अब देख सकते हैं कि जब कई बार ऐसा देखा गया कि अब जैसे B.R. अम्बेडकर ने भी कहा कि भारत का संविधान वैसे ही बिहेव करेगा कि जैसा उसको लागू करने वाला, यानी कि जनता का मूड जैसा होगा, आखिर लागू करने वाले वैसे ही चुने जाएंगे जैसे जनता चाहेगी। बिल्कुल, यानी कि जनता के हिसाब से भारतीय संविधान को समय समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा। इसलिए इसे अनम्य ना कहकर इसे नम्य संविधान ही कहा जाए तो ज्यादा न्यायपूर्ण होगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नम्य अनम्य, ये दोनों के बीच का संतुलन करता है, बैलेंस करता है। जहां पर कठोर की जरूरत होती है वहां कठोर बन जाता है, और जहां नम्य की जरूरत होती है वहां ये लचीला बन जाता है। इसलिए कहा जाता है, हमारा तो वैसे संविधान या जब इकोनॉमी भी में बात करेंगे हम लोग, तो वहां भी देखेंगे कि हमारा जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ भी मिश्रित है, हम लचीला भी हैं और कठोर भी हैं। सब जगह हम क्या करते हैं, मतलब पहले अध्ययन करते हैं बहुत सारे, उसके बाद हम जो है ना उस हिसाब से। प्रैक्टिकल बात मैं कहूं, यदि इस केंद्र में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार हो तो संविधान नम्य है, और यदि वहां बहुमत पूर्ण ना हो, मिली जुली सरकार हो, खींचतान वाली सरकार हो, तो ये थोड़ा कठोर है। इसमें तोड़ मरोड़ करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर भी आप ये कह सकते हैं, पूर्ण बहुमत अगर हो तो पूर्ण बहुमत में आप कह सकते हैं कि पूर्ण में भी पूर्ण हो, तभी कह सकते हैं। पूर्ण में भी पूर्ण, पूर्ण में भी पूर्ण हो। पूर्ण में भी पूर्ण कहने का मतलब थोड़ा सा खाली यहाँ ये है कि राज्यसभा और लोकसभा में उनका मेजोरिटी अच्छी खासी है, तब जाकर के वो। अब देखिए, अब एक चीज है, हमारे जो बात की गई न्यायिक मतलब नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार या नागरिक अधिकार, दोनों को एक साथ हम कह सकते हैं, एक ही संदर्भ में इस्तेमाल भी कर सकते हैं कई बार। हालांकि यदि विशेष गहराई में जाएंगे तो कई बार अंतर हो जाते हैं। मौलिक अधिकार कुछ ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ, नागरिक अधिकार कुछ ऐसे भी हैं जो कि हो सकता है मौलिक अधिकार ना हो। लेकिन अब हम बात करेंगे कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में ये मौलिक या नागरिक अधिकार ये कहां पर टिक पाता है? क्योंकि देखिए, संसद और न्यायपालिका, कई बार इनमें एक ऐसा खींचतान होता है जिसके बीच में ये अधिकार जो है, नागरिकों के अधिकार, मतलब पिछड़े जाते हैं, पीछे जाते हैं।
यहाँ पर हम आपको बता देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ ना तो संविधान की सर्वोच्चता है और ना सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता है, ना न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्चता है। हम सर्वोच्च हैं तो केवल और केवल संविधान। हम संविधान के प्रति जो है ना, मतलब एक तरह से कह लीजिए डिवोटेड है। संविधान में जो जो लिखी है, संविधान के हिसाब से संविधान सर्वोच्च है। जो भी चीजें संविधान में लिखी गई हम उसके हिसाब से चलते हैं। रूल ऑफ लॉ जो भी बनाया गया है सब संविधान के हिसाब से बनाया गया। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि विधि का शासन है, नोट सुप्रीम कोर्ट का शासन और नोट मतलब ये संसद का शासन, संसदीय शासन। विधि, हाँ, ये विधि का शासन है। इसलिए जब आप देखे होंगे कि संसद कोई भी कानून बनाती है, अगर वह समवर्ती सूची या फिर संघ सूची के अलावे किसी सूची पर बना देती है तो वहां पर क्या करती है, अगर उसके अगेंस्ट हो, संविधान के अगेंस्ट हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करती है, न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन करती है और उसे उस सीमा तक शून्य घोषित कर देती है, शून्य घोषित कर देती है और उनको जो है ना मतलब रद्द कर देती है उस कानून को। तो क्या हुआ यहाँ पर, आपने देखा कि संविधान सर्वोच्च नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा हम घुमा करके आपको बताते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट जब अपने आप को सर्वोच्च समझने लगता है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप को क्या करता है, अपना एक्ट पारित कर देता है कि आप जो है ना हमारी आलोचना नहीं कर सकते, संसद में आलोचना नहीं कर सकते, हमारी आलोचना कहीं नहीं हो सकती, या फिर हम जो है आपको बहाल करेंगे। मतलब कॉलेजियम व्यवस्था लेकर के सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, इस तरह की व्यवस्था करने लगती है। तुम जो कानून बनाए हो हम उसका जो है न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तब क्या करती है, संसद तुरंत एक्ट लेकर के आती है, कहती है तुम नहीं, हम निर्वाचन करेंगे, बस एक्ट पारित कर देती है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब यहाँ पर देखिए, जब तुमने एक्ट बनाया तो उसने रद्द कर दिया क्योंकि वो संविधान के खिलाफ था, और जब आप उसके लिए काम कर रहे हैं, वो जब खुद अपने आप को सर्वोच्च साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ क्या किया, संसद ने उसके लिए एक्ट पारित करके कहा कि नहीं, तुम सर्वोच्च नहीं, ना हम सर्वोच्च हैं। यहाँ पर कौन सर्वोच्च है, संसद संविधान सर्वोच्च। हाँ, संविधान सर्वोच्च है। इस वजह से मैंने कहा कि यहाँ पर जो है ना सर्वोच्चता किसी को नहीं है। हाँ, अब आपकी बात आती है कि फंडामेंटल राइट। आपने कहा कि फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार जो है वो हमारे संविधान में बाकायदे पूरी तरीके से लिखी गई है। 12 से लेकर के 35 तक जो है, 35 तक जो है फंडामेंटल राइट हमें मिले हुए हैं, और इनकी जो है सारा रक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट राज्य से मतलब क्या कहते हैं ये भी करती है, लेकिन रक्षात्मक जो है ना भाव उनके अंदर है। और फिर भी फंडामेंटल राइट, ये सब मैं आपकी बातें मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी संसदीय संप्रभुता की बात की जाती है। कई बार ऐसा प्रैक्टिकली कई बार ऐसा देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी संसदीय फैसलों के आगे लाचार सी दिखती है। तो मैंने क्या कहा आपको कि दोनों में से कोई सर्वोच्च नहीं है, लेकिन हाँ सर्वोच्चता दोनों अपने अपने साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों के अपनी अपनी कुछ सीमाएं हैं। सीमा के पार कोई नहीं जा सकता। ठीक है, संविधान की अपनी संविधान जो है और ये 9वीं अनुसूची के मामले में जाकर सुप्रीम कोर्ट और संसद बिल्कुल आमने सामने हो जाती है कई बार। अब नहीं हो पाती है, क्योंकि पहले था कि 9वीं अनुसूची में जो आप डाल देते थे वो हो जाता था, मतलब पत्थर की लकीर हो जाता था कि उसको आप जुडिशियल रिव्यू कर ही नहीं सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम ये रिव्यू कर सकते हैं कि ये 9th शेड्यूल में जाने लायक है या नहीं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 9th शेड्यूल को भी हम जो है निकाल करके ऐसे गला में हाथ दे करके खींच करके हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ये कह दिया। मतलब आपकी इच्छा नहीं है कि आप जो चीज 9वीं शेड्यूल में डाल देंगे और हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं। 9th शेड्यूल ऐसा कोई वन वे नहीं है। हाँ, वन वे नहीं चला है, के वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अब संविधान की इस संवैधानिक सर्वोच्च मतलब न्यायिक और संसदीय संप्रभुता के बीच मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। तो इसमें एक बात ध्यान रखा जाता है कि कई बार मैंने इस पर ये एक लाइन सुना था डॉक्टर फैजान मुस्तफा के मुंह से, इस संविधान कई बार संविधान में ऐसे भी संशोधन किए जाते हैं संसदीय मतलब संसदीय शक्ति का इस्तेमाल करके कि ऐसा लगता है कि मौलिक ढांचे में ही परिवर्तन हो जा रहा है या फिर मौलिक ढांचे पर चोट करने की कोशिश की जा रही है।
तो उनका कहना था कि भले ये संविधान ना रहे लेकिन संविधानवाद होना चाहिए। तो चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं। संविधान का अब एक नेक्स्ट, अब हम यदि देखें तो एक आलोचना, अब खतरनाक आलोचना है, बड़ी जो आलोचना की जाती है। ऐसा कहा जा, एक बचपन में हम लोग सुनते थे कि जो हमारे देश के संविधान निर्माता थे अपने साथ कैंची और गोंद लेकर बैठे हुए थे। अच्छा। अलग अलग जगहों से उन्होंने काटा और चिपकाया। सही बात है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप, खुल के बताइए। कहना? ये चाह रहे हैं कि क्या भारत का संविधान वाकई में कोई कार्बन कॉपी है दुनिया के तमाम संविधानों का, आपको या फिर आपको उनका निचोड़ है? जो उनकी कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया भारतीय संविधान में। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं। हेलो। हाँ जी, मुझे तो जानकारी है, आप बताइए। हाँ। जो आप कार्बन कॉपी की बात कर रहे हैं, नॉर्मली जब आप देखेंगे, हमने इस चीज पर रिसर्च किया, शोध किया। आप माइक को अपने मुंह के पास ले आइए, आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ, मैंने कहा कि कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि एकदम हूबहू। आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि हूबहू। लेकिन जब हम किसी चीज पर रिसर्च करते हैं तो उसमें से हम अच्छी चीजें निकाल लेते हैं कि क्या है उसमें। उसके बाद जो हमने आपको फर्स्ट में बताया था कि हमने 60 संविधानों का अध्ययन किया, तो उसमें से जो अच्छी चीजें थी वो हमने निकाल ली, और जो हमारे अंदर जो परंपरा से जुड़ी हुई चीजें थी वो, और जो हम कुछ और अपने अंदर जो एक्स्ट्रा चीज थी वो हमने सबको मेंशन करके उसके बाद संविधान तैयार किया। आप ये कतई नहीं कह सकते हमने अमेरिका का संविधान ले लिया, या फिर हमने जो है ब्रिटेन का संविधान ले लिया, या फिर आयरलैंड का ले लिया, या रूस का ले लिया, या ऑस्ट्रेलिया का ले लिया, जर्मनी का, कनाडा का, किसी का संविधान ले लिया। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि अगर आप कहेंगे कि हमने ब्रिटेन का संविधान क्या कहते हैं, क्या लिए थे हमने, मतलब कार्बन कॉपी, नहीं, कार्बन कॉपी नहीं, वो हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, याद नहीं आ रहा था। तो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है। अब सोचिए कि संसदीय व्यवस्था हमने इंग्लैंड से ली होती, अगर थोड़ा देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमारे यहाँ सेम चीजें होती। लेकिन हमारे यहाँ सेम चीजें नहीं होती। उसके यहाँ क्या होता है, जो उनका जो राजा राजा नियुक्त होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे राष्ट्रपति यहाँ होता है। राष्ट्रपति होता है। वो भी कैसा होता है, गणतंत्र होता है। और राष्ट्रपति वहाँ क्या, इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड होते हैं। और वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है क्या कहते हैं, वंशानुगत। वंशानुगत, वंशानुगत होते हैं। हमारे यहाँ इलेक्टेड होते हैं। हमारे यहाँ समुचित अधिकार नहीं मिलता। वहाँ भी वैसे तो वहाँ भी अधिकार सेम है, लेकिन हमारे यहाँ इलेक्टेड होते हैं, वहाँ इलेक्टेड नहीं होते। और दूसरी बात अगर मैं आपको और बताऊं, न्यायिक सर्वोच्चता की बात करूं, तो हमारे यहाँ मतलब अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर भी जो है देखेंगे तो आप न्यायिक सर्वोच्च नहीं है। यहाँ पर जो है अमेरिका में क्या है, राज्य का अलग कानून है, सेंटर का अलग कानून है। दोनों अलग अलग कानून मतलब बनाते हैं और अलग उसी पर काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, और यदि हमारे यहाँ न्यायिक, हाँ, हमारे यहाँ क्या यदि है, एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वही हम बता रहे थे, अमेरिका और इंडिया में तुलना कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि अगर आप कह रहे हैं कार्बन कॉपी है, तो यहाँ पर भी देखिए न्यायिक व्यवस्था में भी अमेरिका में क्या है कि वहां पर राज्य का अलग कानून है, सेंटर का अलग कानून है। दोनों उस अलग हिसाब से कानून है। काम करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, संविधान में उल्लेखित है और एक ही कानून है। हो सके तो स्टेट भी कानून बना सकती है, उस पर भी काम करती है, लेकिन दोनों साथ में चलती रहती है। हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया जो है एकात्मक है। एकात्मक, हाँ। तो और वहाँ इसलिए फेडरल है वो। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कभी भी कि हम उसका कॉपी किए, किसी का भी हमारे यहाँ एक और कार्बन बात है। कॉपी। हाँ, भारत की न्यायपालिका और यूएसए की न्यायपालिका में, भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है और अमेरिका में जो न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार है, उसमें बेसिक अंतर यह है कि अमेरिका में जो विधि द्वारा, भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसके लिए, और जबकि बिल्कुल। वहां क्या कहा जाता है कि उचित प्रक्रिया के तहत न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। अब ये उचित प्रक्रिया क्या है उसका निर्णय भी वहां के सुप्रीम कोर्ट ही करेंगे। हाँ,
यानी कि वहां पर जो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय को जो अधिकार दिए गए हैं, उससे ज्यादा अधिकार वहां दिए गए हैं। आपने पिछली डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आपने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा अभी, जब कई बार मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में आने पर प्रतिबंध की बात थी, और भी कुछ ऐसे कई मामले, ऐसे 6-7 मामले ऐसे आए जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा उसे पलट दिया, राष्ट्रपति के फैसले को। क्या भारत में ऐसा संभव है जब राष्ट्रपति सीधा अध्यादेश पारित करे और उसे सारे पलट दे, तो सरकार तुरंत संसद में उसके लिए कानून ले आएगी? बिल्कुल। तो चलिए अब नेक्स्ट और आखिरी सवाल पर जाते हैं। एक और आलोचना है, अक्सर कहा जाता है गांधी जी का अहम योगदान था। क्या फिर से बोलिए, आपकी आवाज कहा थोड़ी गया कट गई। इसे सर्वमान्य है। हाँ जी। हाँ, आपकी आवाज कट गई, फिर से बताइए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत की आजादी में, भारत के जो राष्ट्र निर्माण में महात्मा गांधी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन ऐसे में आलोचकों द्वारा अक्सर ये आलोचना की जाती है कि भारतीय संविधान जो है गांधी जी के सिद्धांतों से, या कहें गांधीवादी सिद्धांतों से काफी दूर है। कितना सहमत है आप इससे? देखिए, आप अगर पूरा संविधान का अच्छे से अध्ययन करेंगे ना, आपको ईपीएसपी वाले भाग में पूरी तरीके से ये गांधीवादी विचार मिल जाएंगे। गांधी का विचार था, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, गांधी जी का विचार था, वो विकेंद्रीकरण की बात करते थे हमेशा। बिल्कुल। वो केंद्रीकरण की ग्राम कभी स्वराज की बात नहीं करते थे। ग्राम ग्राम स्वराज की स्वराज, बात करते थे। हाँ, और ग्राम स्वराज की बात करते थे, पूरा अधिकार भी देना देना चाहते थे, ऑटोनोमस भी बनाना चाहते थे। और यहाँ तक कि वो ये भी कहते थे कि राजनीति में जो है या इकोनॉमी में जो है सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। हालांकि हो सकता है कि हमारे विचारों से बहुत लोग क्या कहते हैं सहमत नहीं हो, लेकिन वो उन्हीं का स्टेटमेंट है। तो इसलिए गांधी जी के विचार को संविधान में अगर देखना हो तो डीपीएसपी में आप प्रमुखता से देख सकते हैं। हाँ, एक बात और भी है, उस वो विचार जो है राज्यों पर कुछ जो है क्या कहते हैं उसको दायरा लगाता है। कुछ मतलब जो अगर कोई कानून बना रहा है, कोई राज्य या सेंटर बना रहा है, तो उस पर क्या होता है कि थोड़ा उनको उस तरीके से बनाना होता है ताकि उससे मतलब सुप्रीम कोर्ट आलोचना न करे, सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द ना करे, इस तरीके से मतलब सब न्याय, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको ध्यान में रखकर ही आपको कानून बनाना है। और कानून नीति बनाना निर्देशक, यूं कुल मिला के कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो दर्शन है, ये है। दर्शन ही हाँ, गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। क्योंकि बिल्कुल सही कहा। आप डीपीएसपी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज यदि मूल हम दर्शन देखें ही जो है वो। हाँ, वेलफेयर से रिलेटेड जितने भी, कल्याण से रिलेटेड जो भी कानून बने या प्रोग्राम स्कीम्स आती है, चाहे मनरेगा हो या फिर हमारा जो मनरेगा आज का हो या एनआरएलएम फिर चल रहा एससी, हो, या आजीविका फिर चल रहा एससी, हो, या फिर एससी एसटी या महिलाओं या बच्चों को जो अधिकार देने की बात किया जा अधिकार रहा है, दिए वो जा रहे सारा हैं। कुछ है उसी में। या फिर कह दीजिए 40 जो मतलब वो है आर्टिकल है, उसमें जो है आर्टिकल ग्राम 40 जो को है, अभी अभी जो हाल फिलहाल में जो पंचायत को ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन 10% वाला रिजर्वेशन का आया, ये सब कहीं ना कहीं गांधीवादी सिद्धांतों को ही दर्शाते हैं। ध्यान में रख करके बनाया गया। तो इसलिए हम ये और कतई नहीं कह सकते कि गांधीवादी विचारों की पूरी तरीके से अवहेलना की गई या उसमें जो है प्रमुखता से स्थान नहीं दिया गया, ये कहना जल्दबाजी हो जाएगी। ये राज, अंत में इसको कंक्लूड करते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहेंगे कि भारतीय संविधान केंद्रीय शासन के प्रति इतना झुका हुआ आपको इसलिए नजर आता है। कभी कभी देखते होंगे कि कहते हैं ना कि इनकी विशेषता जो है, जो शुरू में हम लोग लचीले और कठोर की बात करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ लोग समझते हैं क्या कि ये जो है ना सेंटर से काम चलता है, इनका मतलब कि सेंटर जो है ना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए झुका हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि संविधान निर्माण के समय क्या हुआ था, विघटनकारी शक्तियां जो हैं वो एक तरह से काफी ज्यादा प्रसारित था। जी। एकता और अखंडता को जो है सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कुछ जरूरतें थी। उस समय हमें जरूरत थी एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की, एक मजबूत केंद्र की जरूरत मजबूत केंद्र की। मजबूत केंद्र की जरूरत थी। इसलिए हमें जो है आपको पता आपको मतलब लग रहा होगा कि जो सेंटर स्टेट जो है ना वो सेंटर की तरफ झुकी नजर आती है। ठीक है।
यहाँ हम ये आप बता दें कि संविधान संघात्मक ढांचे को अपनाता है, किंतु राष्ट्र की एकता, वो अखंडता। क्यों आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। हाँ, संविधान जो है संघात्मक ढांचे को अपनाता है, किंतु राष्ट्र की एकता व अखंडता की रक्षा करते हुए इसका स्वरूप एकात्मक हो जाता है, जो जी मैंने आपको बिल्कुल। पहले बताया। तो उसके बाद एक जो है आपको अंबेडकर का एक कोटेशन है, वो मैं थोड़ा आपको शेयर करना चाहूंगा। अंबेडकर जी का कहना था कि मेरे इस विचार से सभी सहमत हैं, यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिससे राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, समाप्त नहीं होती, समाप्त समाप्त सी सी हो हो जाती जाती है। है। हाँ, फिर भी यह संघात्मक संविधान है। हम्म। चलिए, अक्सर भारतीय संविधान निर्माताओं पर यह आरोप लगता है कि ये भारतीयता से दूर और विदेशी संविधानों की कार्बन कॉपी है। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे जो संविधानविद थे उस समय के, चाहे वो संविधान सभा के सलाहकार रहे हों बी एन राव, या फिर उसमें के एम मुंशी, और फिर हमारे आप देख सकते हैं जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे बी आर अम्बेडकर की, जिनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है, उन लोगों ने दुनिया के तमाम संविधानों का अध्ययन किया और उसका भारतीयकरण करते हुए, ऐसा नहीं है कि हमारे सामने जो व्यवस्था आज है एक दिन में बन गई, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, हम पिछले 3-4 हजार सालों से इस व्यवस्था के लिए ट्रेंड होते रहे हैं और उस ट्रेनिंग को एक निचोड़ कर भारतीय संविधान में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई और इसे एक जीवित संविधान का रूप दिया गया। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज ये था हमारा आज का एपिसोड, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।